राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद होंगे आप अच्छे होंगे। तो आज हम आगे वाला जो चैप्टर बच गया था अपना पार्ट सेकंड अपन करने वाले हैं। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड चैप्टर। फिर अगला अपन थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। आगे ऐसे करते अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज हम विविधता एवं भेदभाव का जो अगला पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई विविधता एवं भेदभाव, तो विविधता तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, पर उसका विविधता एक्चुअल में भेदभाव भेदभाव उत्पन्न नहीं करती है। ये मानव द्वारा उत्पन्न होती है भेदभाव। किसी न किसी रूप में मानव भेदभाव करता ही करता है। भाई पहले के ज़माने में कुप्रथाओं द्वारा दलितों को प्रताड़ित करना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे मानव है वो भेदभाव करता था। मतलब ये समझ लेते हैं अपन कि एक रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते, एक पूर्वाग्रह बन जाता था। सोच लेते थे पहले ही कि भाई ये समाज या ये वर्ग या फिर ये व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। तो एक पूर्वाग्रह था। किसी व्यक्ति को देख के दया आना, हंसी मजाक उड़ाना उसका, तो ये एक उनका पूर्वाग्रह था। तो एक ऐसी चीजें समाज में भेदभाव को उत्पन्न करती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअल में करते हैं लोग। ठीक है। आज के समय में भी बहुत होती है, बट आज के समय में इतना नहीं होता है जितना कि पहले के समय में जब भारत आज़ाद हो उससे पहले के होता था। भाई भारत स्वतंत्र होने के बाद तो बहुत 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 कम हो गया ये चीज़ें, बट एक्चुअल में आज भी ये चीज़ें हैं। आज भी ये चीज़ें जनहित में हैं। आज भी चीज़ें अपने भारत देश में निर्मित हैं, जो मानव द्वारा भेदभाव किया जाता है लोगों के द्वारा, लोगों के ऊपर, एक समाज के ऊपर किया जाता है, एक धर्म के ऊपर किया जाता है, एक पूरे वर्ग समाज के ऊपर किया जाता है। और वो सिर्फ किस प्रकार की क्यों किया जाता है? क्योंकि एक रूढ़िबद्ध धारणाओं के द्वारा, मतलब अपनी मानसिकता में एक चीज़ मतलब सोच लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी तो ये ऐसी होगी, कि ये काम ऐसा नहीं कर सकता तो ये काम नहीं कर सकता। जैसे बोला गया कि भाई महिलाओं द्वारा सिर्फ और सिर्फ भारी पोछाई करना बाकी है, यही कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है, औरतें बहुत कुछ कर सकती है। उन्होंने संघर्ष किया और अपने आज एक स्तर पे खड़ी है, जैसे कि आज आप देखते होंगे। तो एक रूढ़िबद्ध धारणा बना ली गई कि ये काम, ये समाज या फिर ये वर्ग ये काम नहीं कर सकता। तो एक उसी के कारण ही भेदभाव शुरू होता है। अगर किसी भी चीज में सोच लें अपन, और भेदभाव से ही जैसे मतलब असमानता उत्पन्न होती है फिर। और भेदभाव असमानता क्यों किससे उत्पन्न होती है? असमानता पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध जो धारणाएं बना ली जाती है, उन्हीं के द्वारा भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक है। तो आज हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसा कि अपन ने पूर्वाग्रह की बात की, तो पूर्वाग्रह की बात ऐसे कर रहे थे कि जैसे अगर किसी वर्ग के बारे में सोचे अपन कि भाई वो वर्ग कैसा हो सकता है, गाँवों के बारे में सोचे, शहरों के बारे में सोचे, पर एक्चुअल में वो चीज़ें रियलिटी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उन चीज़ों में। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से समाज है, वर्ग है, उसको अलग कर दिया जाता है। एक वर्ग समाज से अलग काट दिया जाता है उसको। तो इसी प्रकार से रूढ़िबद्ध धारणाएं और पूर्वाग्रहों के कारण ही भेदभाव उत्पन्न होता है। तो आज हम अगले वाले चैप्टर जो टॉपिक है, वो सारे चैप्टर आज कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है। तो देखिए, तो ये जब अपना अगला टॉपिक है असमानता एवं भेदभाव। असमानता किससे उत्पन्न होती है? असमानता पूर्वाग्रह व रूढ़िबद्ध धारणाओं बनाने के कारण उन्हीं दोनों से मतलब असमानता उत्पन्न होती है। मतलब उन्हीं दोनों से ही असमानता को मापा जाता है। ठीक है। देखो पढ़ते हैं अपन इसको। देखो, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब क्या है कि भाई पहले से ही किसी समाज के बारे में, किसी वर्ग के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में धारणाएं बना लेते हैं, राय बना लेते हैं कि ये ऐसा ही इंसान है। या फिर किसान के बारे में अगर बोले तो किसान ऐसा ही होता है, शहर के बारे में बोले शहर ऐसा होता है, गांव के बारे में गांव ऐसा होता है, ये वर्ग ऐसा होता है, ये समाज ऐसा होता है, ये दलित ऐसे होते हैं। तो ये पहले से राय बना लेते हैं, और उसी राय से वही राय क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह कहलाती है। और उन्हीं राय से एक
उस समाज के साथ व्यवहार करते हैं और एक रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं कि ये समाज ऐसा है तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये समाज एक उसको मतलब पूरे वर्ग समाज को एक अलग कर देते हैं अपने समाज से, एक क्षमता से अलग कर देते हैं उसको। तो ये क्या होती है? रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है, ठीक है। और इन्हीं दोनों से मिलकर, इन्हीं दोनों के आधार पर अगर व्यवहार करते हैं तो ये किसको जन्म देती है? असमानता को जन्म देती है या फिर भेदभाव को जन्म देती है। तो ये चीजें होती है। देखो जैसे अगर इसमें अपन देखें कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव की बात करें तो आपने कथन सुना होगा कि वे रोते नहीं। अब वे रोते नहीं, कौन रोते नहीं? आपके माइंड में आ रहा होगा किसके लिए ये शब्द के यूज में लिया जाता है? लड़कों के लिए। वे रोते नहीं, तो आप ये देखोगे कि यह गुण आमतौर पे लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़का गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो वो माता मतलब रोने लग जाता है। अब चोट लगती है, दर्द होता है, तो रोएगा बच्चा। अब रोएगा तो माता पिता और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो क्या कहते हैं? इसे अक्सर यह कहकर चुप कराया जाता है कि रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहुत बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं है। तो ये कहकर चुप कराया जाता है कि तुम तो लड़के हो, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं लड़के। ओ मेरा शेर बेटा। क्या लड़कों को दर्द नहीं होता? लड़कों को दर्द भी होता है, तकलीफ भी होते हैं, रोते भी हैं। पर इसी धारणा के कारण लड़का हमेशा अकेले में रोता है, क्योंकि इसी चीज के कारण कि लड़के रोते नहीं है, तुम तो लड़के हो, बहुत बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं है। इसी वाक्य के कारण समाज की धारणा बन गई है, ये पूर्वाग्रह बन गया उनका कि लड़के रोते नहीं है, लड़के बहादुर होते हैं। तभी लड़का किसी के पास अपना दुख बांटने से पहले 1000 बार सोचता है, नहीं बांट पाता। लड़कों को दर्द भी होता है, लड़के रोते भी हैं, बट रोते हैं अकेले में रोते हैं, किसी के सामने नहीं रो सकते। नहीं तो सोचेगा कि भाई मैं रोऊंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, परिवार वाले हंसेंगे, माँ बाप हंसेंगे, सब बाहर के लोग हंसेंगे। तो इसलिए नहीं रोते लड़के सामने, किसी के सामने नहीं रोते। लड़के रोते हैं, उनको तकलीफ होती है, दर्द होता है। जब कामयाब नहीं हो ना, तो घर की तकलीफ, घर की जिम्मेदारी होती है ना, वो कामयाब ना होने का जो दुख होता है, तब लड़के रोते हैं। और वो रोते हैं अकेले में रोते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास जा नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप उसका मुरझा हुआ जो चेहरा होता है वो देख नहीं सकते। तो एक समाज की इस धारणा के कारण लड़के हमेशा अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बट अपन इस चीज को समझें कि ये चीज अगर ये बनाई गई है, तो जैसे मतलब अगर लड़के रोता है तो आसपास के जो लड़कियां हैं ये हंसते हैं, ये देखो देखो कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है। पर एक्चुअली में ये देखते नहीं है कि भाई ये अब हम खुद को ही कमजोर समझ रहे हैं, कमजोर साबित कर रहे हैं। पर एक्चुअल में लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं, लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं। आज के टाइम में देखो लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, लड़कों से भी आगे जा रही हैं, क्योंकि आज उन्हें समानता, स्वतंत्रता एकदम पूरे मन से वो काम कर रही हैं। समानता और स्वतंत्रता दी गई है उनको, वो कोई भी काम कर सकती हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकती हैं। तो आज देखो बहुत आगे जा रही हैं। भाई पहले कहा था कि भाई लड़कियां केवल चूल्हे चौका करने के लिए ही बनी है, चूल्हा चौका करो, बच्चे पालो, जिंदगी गुजर गई। अगर लड़के को खाना बनाना अच्छा लगता तो लड़के खाना नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो लड़के का काम है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप देखोगे कि आज बड़ा जो शेफ होता है वो भी लड़का है। पहले कहते थे कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती हैं, लड़कियां वो नहीं कर सकती हैं, कि आज के टाइम में देखो लड़कियां पायलट भी हैं, लड़कियां सेना में भी हैं, लड़कियां युद्ध भी लड़ती हैं, लड़कियां प्रशासन भी संभालती हैं। पर एक्चुअल में पहले की जो धारणाएं थी, रूढ़िबद्ध धारणाएं थी, उनके आधार पर उनके साथ भेदभाव की समानता नहीं थी।
बट उन्होंने संघर्ष किया और समानता हुई, और आज संविधान में उनको समानता और स्वतंत्रता दी गई है, जिसके कारण वो जो चाहे वो कर सकती है, अपने सपने पूरे कर सकती हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकती, समाज में खड़ी हो सकती हैं, बराबर से बराबर लड़कों के बराबर खड़ी हो सकती है। तो ये चीजें हैं, पर एक्चुअल में ये चीजें होनी नहीं चाहिए, पर ये धारणाएं बनी हुई है कि लड़के रोते नहीं है, लड़के, तो ये एक्चुअल में दूसरे मतलब लड़की जो समाज होता है, महिला समाज होता है, उसको कमजोर साबित कर रहा है ये चीज। तो ये चीजें हैं, ये धारणाएं बनी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं है। कई बार यह धारणा ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हमें है। जैसे कि बात की मैंने शेफ की, क्या शेफ आज के टाइम में बड़ा जो शेफ है, मास्टर शेफ, वो भी लड़का है। काबिलियत होती है, बट कुछ धारणाओं की वजह से वो काबिलियत दब जाती है, छुप जाती है, ठीक है। तो ये चीजें होती है एक्चुअल में। तो एक भेदभाव इससे भी बनता है, और भी बहुत सारे तरीके। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, आप आगे बताता हूं। देखिए, जैसे मतलब अपन ने देखा कि रूढ़िबद्ध धारणा में पूर्वग्रह के कारण ही लोगों के साथ भेदभाव होता है, और भेदभाव के कारण मतलब समानता नहीं दी जाती उनको, और समानता नहीं दी जाती है तो उनके साथ भेदभाव होता है, और भेदभाव के कारण ही एक समाज में बुरी, जो अपन बोलते हैं बुरी संस्कृति है या फिर बुरी व्यथा है, वो बैठ जाती है कुछ लोगों के दिल में। और मतलब उस पीढ़ी में, जो उस समाज में, उस वर्ग में जो जन्म से पीढ़ी आती है, उनका वो शोषण करते हैं बड़े जाति वाले या फिर बड़े वर्ग वाले बोलते हैं अपन उनको। तो जैसे आगे देखें अपन क्या कहते हैं इसमें, अगर आप कुछ लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी जाति वाले हैं या फिर जो अलग जाति हैं, जो छोटा काम करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, ठीक है। उनको नीचा दिखाते हैं, बोलते हैं कि ये गंदा है, ये अपवित्र है। तो ऐसी जो पूर्वाग्रह या फिर मानसिकता वाले लोग हैं, वो लोगों को नीचा दिखाते हैं। और इन्हीं के कारण, जैसे पहले के टाइम में, जैसे अगर आप उन गतिविधियों को में भाग लेने से रोकते हैं, जैसे पहले के समय में क्या होता था कि भाई जो लड़के थे वो तो हर चीज़ में भाग लेते थे, हर चीज़ का काम करते थे, बट लड़कियों को या महिलाओं को किसी भी रूप से घर से बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं थी, या फिर उसे उन्होंने मतलब कोई काम नहीं करने देते, बस काम, घर का काम चालू चौका करो बस, ठीक है। तो चूल्हा चौका करने के लिए ही वो नहीं बनी है, बट उनको रोकते थे उस काम के लिए, कोई काम नहीं कर सकती। पर आज के समय में बहुत आगे जा रही है, क्योंकि उनको आज के समय में स्वतंत्रता और समानता दी गई है। पहले समानता फिर स्वतंत्रता, ये दोनों चीजें होती है। अगर समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कोई मतलब नहीं है। तो उन्हें रोका जाता था। ऐसे बहुत सारी चीजें थी, जो बहुत सारे वर्ग थे उनको रोक दिया जाता था। कोई ऐसे पानी पीने के लिए रोकते दलितों को, किसानों को, जो बड़े व्यापारी थे उनके नीचे दबे रहते थे, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी। उनको अपने मन से अपने धन का जो वे है, कर है, या फिर जो धन का मूल्य है वो लगाने का पाबंद थी। दलित थे, वो मंदिरों में जाने से रोके जाते थे, कुएं दूसरे गांव के कुएं के पानी पीने से रोके जाते थे। तो उनके लिए वो संघर्ष था, उन्हें रोका जाता था वहां पे, ठीक है। तो एक चीज देखें, किसी खास नौकरी के लिए रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते। भाई जैसे पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में जैसे ये गांव का जो पाल होता है, या मेन गांव का जो चौराया होता है, मेन गांव का पाल बोल दिया, इसके चारों तरफ जैसे मतलब ये जो घर होते हैं, ये होते हैं बड़े लोगों के, क्या होते हैं, बड़े लोगों के घर होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके बाद में जो छोटे किसान परिवार होते हैं उनके घर होते थे। फिर उनके अलावा तीसरे नंबर पे आते थे मजदूर, जो मजदूर होते थे उनके घर।
ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन देखें तो लास्ट में जो कोने कोने पर जो गांव के छोर पे जो घर बने होते थे उन पे रहते थे दलित। इनके पास ना तो कोई जमीन होती थी ना कोई जगह होती थी। व्यापार करने के लिए भी बहुत 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 कम इनके पास काम, व्यापार नहीं होता था इनके पास काम करने के लिए। किसी की नालियाँ साफ करना, किसी के बाल काटना, किसी के छोटे छोटे काम करना, मतलब ऐसे काम करते थे जिनसे इनका व्यापार चलता था। और उन्हीं कामों की वजह से इनको बहुत गंदा बोलते थे। दलितों के साथ तो ऐसे व्यवहार करते थे कि भाई ये मतलब अगर किसी भी रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर किसी मतलब साहूकार या उनके खेतों से गुजर रहे हैं तो उनको कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था पीछे साइड में, और आगे रस्सी से यहाँ पे जो बर्तन, मिट्टी का बर्तन मान लो, मिट्टी का बर्तन मतलब या फिर कोई छाछना सा, मतलब जैसे मिट्टी के बर्तन बांधते थे यहाँ पे कि उनका थूक नीचे जमीन पे ना पड़े। या फिर पीछे जो झाड़ू लगी थी उससे करते थे कि भाई जो चल रहे हैं ना तो उसके पाँव के निशान मिट जाए। अगर किसी अन्य जो दूसरी जाति के लोग हैं उनके अगर पाँव वहाँ पे पड़ गए तो वो अछूत हो जाएगा, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसे जो धारणाएं थी, रूढ़िबद्ध धारणाएं थी वो मानी जाती थी। ऐसे पूर्वाग्रह थे, लोगों की मानसिकता थी उस टाइम पे। तो ऐसे ऐसी चीजों में दलितों को मतलब बहुत प्रताड़ित किया हुआ पहले से। गांव के किसी कुएं में पानी पीने की अनुमति नहीं थी। अगर मान लो कोई दलित जा रहा है और उसके पास से कोई साहूकार या कोई बड़ा जाति का जो व्यक्ति जा रहा है, अगर उस दलित की छाया अगर उस पर पड़ भी गई ना तो वो कहते थे बस मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया अब, और उस व्यक्ति का मार मार के कचूमर बना देते, या फिर वो वहीं पे ही मार खाने की वजह से दम तोड़ देता था, मर जाते थे, मार देते उनको। तो ऐसे ऐसे मतलब जो छोटी जाति वाले लोग थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए। ठीक है, तो आगे देखो। दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए हुए गिलास या चाय पीने नहीं देते, भाई ये चीजें होती थी। ठीक है, मतलब अगर दलित अगर किसी बर्तन में किसी चीज को हाथ लगा देता तो उसका बड़ी जाति वाले लोग हाथ तक नहीं लगा देते और नहीं कुछ काम करने देते, उसको वही काम में ले सकता, उसके अलावा कोई अन्य काम में नहीं ले सकता। ठीक है, दूसरों द्वारा चाय पीने नहीं देते, इसका मतलब है कि आप भेदभाव उसके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ये एक भेदभाव का गुण दर्शाता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक देखो आगे, कुछ लोगों को विविधता एवं असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे मतलब अगर आज भी अपन देखें तो जो एसटी कास्ट होती है उनको भेदभाव और असमानता का ज्यादा, असमानता का ज्यादा मतलब जो सामना करना पड़ता है उनको। फिर पहले के समय में क्या होता था कि भाई जो ये जो दलित लोग थे या एसटी कास्ट वाले जो लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते थे भाई, पहले जंगलों में रहते थे। इनके पास कहाँ घर थे कहाँ मकान थे, ज़्यादातर जंगलों में रहते थे। और जंगलों में इनकी एक संस्कृति बनी हुई थी, अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी त्योहार कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो जानवरों की बलि दी जाएगी। तो आज के समय में वो जो संस्कृति है वो आज के समय में भी लगातार चल रही है उनकी संस्कृति। पर जो उच्च जाति वाले लोग हैं या फिर जो दूसरे मतलब जो धर्म के लोग हैं, उच्च जाति वाले लोग हैं, वो इस चीज को तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो उनको भेदभाव का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है कि जैसे अगर छोटे जाति वाले लोग हैं तो उनको मतलब इतनी सुविधा नहीं दे रखी है, या फिर उनके लिए इतना पोर्टल नहीं खोला होता कि वो हर जगह पे हर काम कर सके। आज के समय में है, पर आज के समय में भी बहुत जगह पे ऐसे हैं जहां पर दलित लोग जो प्रताड़ित होते हैं बड़ी जाति वाले लोगों से। तो ये चीजें हैं, तो उनको सामना करना पड़ता है इन चीजों का। ठीक है, तो ये चीजें देखी जाती है बहुत ज्यादा। और एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं, भाई क्यों की जाती है कि एक तो इस समुदाय के मतलब नीची कास्ट के दलित लोगों के जो समुदाय के समूचे सदस्य हैं जिनकी संस्कृति मूल्यवान है, मतलब ये समझते हैं कि भाई जो छोटे जाति वाले इनकी संस्कृति कोई मूल्यवान नहीं है, इसका कोई मूल्य तो नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उनका। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत गंदे हैं।
कोई मूल्य नहीं है इनका, मूल्यवान नहीं है। माना जाता है कि ऊपर से यदि गरीब है, ऊपर से यदि गरीब है, अगर गरीब और हैं तो उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं माना जाता है। ठीक है, गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है। अब भाई गरीब रहेंगे तो ज़रूरतों को पूरा करने का साधन कहाँ से रहेगा? तो उनको लोग द्वारा और प्रताड़ित किया जाता है। जो सेठ साहूकार होते हैं उनके द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है। मैंने देखा है ये चीज़, आज के प्रेजेंट टाइम में भी देखी है मैंने चीज़ ये। 2 साल में प्रतापगढ़ पढ़ा के आया तो वहां पे देखा मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं जहां पे लोगों की ऐसी ऐसी हालत है कि सोच भी नहीं सकते। देखिए मैंने गाँव में भी मैं जाके आया हूँ उनके, तो देखेंगे कि छोटी छोटी झोपड़ियां बना के इतनी भयंकर उनकी स्थिति खराब हो रखी है कि अपन सोच नहीं सकते। तो ये चीजें आज के टाइम में हैं, बहुत ज्यादा है। आज के टाइम में भी है, इतनी नहीं है बट आज के टाइम में है। उनको समानता स्वतंत्रता है बट उनको इतनी समझ नहीं हो पाती। बहुत सारे जो छोटे जाति वाले हैं उनके 90% जो हिस्सा वर्ग समाज का होता है उनको इतनी समझ नहीं होती कि भाई हम समाज में अपनी बराबरी कैसे लें, अपनी बराबरी से कैसे खड़े हुए, उनके बराबर कैसे काम करें। तो विकास अभी बहुत टाइम लगेगा उन लोगों में भी, विकास होना बहुत ज़्यादा और जरूरी है विकास होना। ठीक है, तो देखते हैं उनके पास अपनी जरूरतों को साधन नहीं है, इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जाता है, संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझाता। दूसरी चीज, अगर वे गरीब हैं तो उनके पास साधन की जरूरतों के साधन नहीं है और इन्हीं के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि मान जाता है कि भाई ये जाति है, ये समाज है, ये वर्ग समाज है, तो इसमें मतलब पूरा समाज इसको रूढ़िबद्ध जो मानसिकता है या फिर रूढ़िबद्ध धारणा ही है उनके द्वारा उसको एक अलग कर दिया जाता है कि ये समाज ऐसा, तो इसको अपन अपने पास में ही नहीं ला सकते, अपने अपने बराबर में खड़े नहीं हो सकते। अगर जैसे मतलब आज के टाइम में अगर देखें तो शहरों में आप देखते होंगे या फिर कभी फिल्मों में, पिक्चरों में, कभी कहीं भी देखते होंगे आप, फोन में, मोबाइल में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, कि जो छोटे जाति वाले लोग हैं या फिर जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं कि नालियां साफ करते हैं। अब कहीं अगर नाली साफ करते तो उसके पास से अगर कोई बड़ा जो उच्च काम करने वाला, अलग काम करने वाला है, वो छी ये तो गंदा है, उसके लिए एक अलग भावना निकलती है। पर उसको ये नहीं पता कि अगर वो नाली साफ नहीं करेगा ना तो कल आप है ना सही से नहीं सो पाओगे अपने घर में। तो काम जैसा उनकी मानसिकता ये नहीं है कि भाई आप जो काम अपनी रोजी रोटी के लिए आप जो काम कर रहे हो ये अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मानसिकता आनी जरूरी है। आप अगर कल को एनसीईआरटी, ये चीज तो एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है कि आप बस इसको पढ़ लो, रीड कर लो, याद कर लो, ठीक है, नहीं, इसको समझने की जरूरत है। इसको बहुत सारे कारणों से जोड़ने की जरूरत है जिससे विविधता को आप समझ सकते हो, भेदभाव को समझ सकते हो। और आप अगर कल को कलेक्टर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, कोई बड़े अधिकारी बनते हैं, तो आप इन चीज़ों का सामना करें। मतलब जो इन चीज़ों को मतलब लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, इन चीज़ों में भेदभाव किया जाता है, तो उनका आप विरोध कर सके, समाज में एक नई सोच विकसित कर सके। तो इन चीज़ों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, मतलब जोड़ना जरूरी है, कनेक्टेड होना जरूरी है इनसे, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे इन चीज़ों को। देखो, ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास तरह के क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। मतलब यही है इनका कि जनजातीय लोगों, मतलब जो छोटी जाति वाले लोग हैं उनको सामना ज़्यादा करना पड़ता है। उनकी जो और कुछ धार्मिक लोगों को द्वारा सामना करना पड़ता है। जैसे रूढ़िबद्ध धारणा एक बना दी गई है कि भाई जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो गरीब हैं इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर उनके पास, उनकी गरीबी के पास अगर शिक्षा का साधन पहुंचाया जाएगा तो वो जरूर स्कूलों में भेजेंगे बच्चे को, और भेजते हैं। तो
क्योंकि एक रूढ़िबद्ध धारणा बन गई कि मुस्लिम समाज है, इसमें तो ऐसा ही होता है। तो एक धार्मिक दृष्टि से भी उन समूह, उन भेदभाव को या फिर उन रूढ़िबद्ध धारणाओं की असमानता का सामना करना पड़ता है उन धर्मों को। जनजातीय लोगों को धर्म, जो छोटी जाति वाले लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको सामना करना पड़ता है। सेठ साहूकार हैं, ये अपने जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो छोटे लोगों को दबा के रखते हैं एकदम से। तो ये चीज़ें हैं, इनको सामना करना पड़ता है। और कुछ क्षेत्र को, या फिर जैसे मतलब अपन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्र जैसे मैं आपको बताऊं कि एक अलग से, मतलब अगर वो बसेंगे वहाँ पे, तो उनके आसपास में वही पूरे बसेंगे, मतलब उसी जाति के लोग बसेंगे, उसी प्रकार के लोग बसेंगे। अगर उसी प्रकार के लोग बसेंगे तो अलग दूसरी जगह पे जो जाति वाले लोग हैं, बड़ी जाति वाले लोग हैं, ऊंचे काम करने वाले लोग हैं, तो ये ऊंचा नीचा इसको बांट रखा है। ऐसा अपन अभी पढ़ेंगे, आगे आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन ऊंचा नीचा की क्या बात कर रहा हूँ, मतलब इस तरह से मैं क्यों आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ ये चीज़ आगे को। तो दूसरी जाति वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में इस प्रकार के जो लोग रहते हैं उनको अलग कर देते हैं समाज से, कि भाई इस क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं, इस क्षेत्र में जाओ मत, इस क्षेत्र के लोगों को अपने पास बिठाओ मत, ये कुछ नहीं, अपने पास बैठने लायक ही नहीं है ये। तो इस तरह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। ठीक है, तो आप इसका शेड्यूल आगे वाला देखते हैं। देखिए, जैसे अभी अपने बात की कि लोगों द्वारा एक रूढ़िबद्ध धारणा बनाने गई है, पूर्वाग्रह बना लिया गया है कि इस समाज के लोग या इस धर्म के लोगों को द्वारा ये किया जाता है। जैसे अपन देखें कि एक रूढ़िबद्ध धारणा और देखते हैं, कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिख रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। भाई ये नहीं है कि भाई वो स्कूल को, बच्चियों को, जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, बट गरीबी के कारण वो लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं। गरीबी के कारण क्या लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, और गरीबी की वजह से ही लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। स्कूल से, या फिर कोई अगर भेजता भी है तो स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते आगे की पढ़ाई के लिए, तो वो निकाल लेते हैं, जल्दी से छुटवा देते हैं उनकी पढ़ाई। और जहाँ पर गरीबी तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजने और पढ़ाई में रुचि दिखाने लगे हैं। मतलब लोगों द्वारा एक मानसिकता बना ली जाती है कि भाई इस समाज के लोग या इस धर्म के लोग या इस वर्ग के लोग हैं, वो इस तरह से रहते हैं, तो इस तरह से काम करते हैं। पर एक्चुअली में उसका समाधान नहीं देखते हैं कि अगर इसका समाधान ये किया जाए तो इस समाज के वर्ग के लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में ये है रूढ़िबद्ध धारणा या फिर पूर्वाग्रह के द्वारा असमानता। और भी बहुत सारे पॉइंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद में आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे देखो, अगला टॉपिक अपना भेदभाव का सामना। देखो अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं, भाई सब लोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति है अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, ठीक है, अपना व्यापार चलाने के लिए कोई ना कोई काम करता है, पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम करता है, सब करते हैं। एकदम गरीब से गरीब इंसान भी करता है, अमीर से अमीर इंसान भी करता है। काम में फर्क होता है, बाकी काम तो सब करते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, खेती इत्यादि और भी काम करते हैं। बट लेकिन कुछ कामों को दूसरे कामों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना गया। भैया बोलते हैं कि भाई जो अलग अलग भाग बांट दिए कि भाई ये काम करने वाले गंदे होते हैं, ये काम करने वाले बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा काम करने वाले ये बुरे होते हैं, अपवित्र होते हैं, ऐसे काम करने वाले बहुत शुद्ध होते हैं। तो इस तरह से बांट दिया गया है। जैसे अपन देखें, सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। भाई अगर ये काम करते हैं तो ये तो लोग गंदे हैं, अपवित्र हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई दर्जा नहीं है, ऐसे लोगों को मान जाता है। बट कोई अगर व्यापार कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उनको बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये एकदम शुद्ध इंसान है, एकदम अच्छा इंसान है, एकदम
पर इससे काम की वजह से अच्छा या बुरा नहीं मान जाता, चरित्र की वजह से अच्छा बुरा होना चाहिए। बट एक्चुअली में समझते नहीं है लोग। ये रूढ़िगत धारणाएं बन गई थी कि ऐसा काम करने वाले ऐसी चीजें करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो लोग इन कामों को करते थे उन्हें क्या कहते थे, गंदा या अपवित्र माना जाता। गंदा या अपवित्र माना जाता कि भाई ये काम करने वाले क्या क्या होते हैं, गंदे होते हैं, अपवित्र होते हैं। यह जाति व्यवस्था के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। भाई जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ये। काम की वजह से उसकी जो मानसिक मतलब काम की वजह से उसके धर्म को माना जाता था। काम की वजह से ही ये तय किया जाता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और आज के समय में भी है ये चीज, काम की वजह से, काम देख के लोग सोचते हैं कि इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए अपन को। यह आज के प्रेजेंट टाइम में भी है। आप देख रहे होंगे थे, आप कहीं पे आप जो भी इस कक्षा को ले रहा है, जो बच्चा ले रहा है, तो आप देखते होंगे कि अपने आपके आसपास में भी इस तरह के काम हो रहे हैं कि जो छोटा काम करेगा, कम मजदूर होगा, किसान होगा, कोई बड़ा नौकरी वाला होगा, तो उसको क्या करेगा, नौकरी वाला क्या करेगा, उसको वजूद नहीं देगा, कोई चीज़ के लिए दर्जा नहीं देगा कि ये तो ऐसे ही है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। नौकरी करने वाला अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए काम नौकरी कर रहा है, और वो मजदूर है, आदमी है, वो भी अपना परिवार पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा है। बट क्या है कि मानसिकता बनी हुई है लोगों की, तो ये चीज है। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों को समूहों में एक तरह सीढ़ी में बांटा गया है। सीढ़ी का मतलब क्या है कि जैसे मतलब है ऐसे एक सीढ़ी बना दी गई, यहां पे वो लोग रह गए, उनको कर दिया नीचे जाति वालों को, दलित लोगों को, छोटी जाति वाले लोगों को यहाँ पे कर दिया कि भाई ये इस तरह के लोग हैं, और सीढ़ी बना दी गई, ऊपर ऊपर अपने आप को रख लिया, उच्च जाति वाले लोगों ने किया। तो इनको राइट ज़्यादा मिल गए, इनको राइट कम मिले, इनको समाज में हर तरीके से काम करने की प्रवृत्ति मिली, इनको नहीं मिली। तो फर्क ये है, फर्क ये है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो जैसे मतलब इनको सीढ़ी में रखा गया तो इनको राइट ज़्यादा मिले, इनको राइट कम मिले, इनको समाज में मतलब हर तरीके से इनको रोका गया। जो नीची जाति वाले लोग हैं उनको रोका गया, और ऊपर जाति वाले अपने मन मर्जी से काम करते रहे। ठीक है, एक समाज की जो एक सीढ़ी रूपा, जिसमें एक जाति दूसरी जाति को ऊपर या नीचे थी, मतलब ये ऊपर वाली जाति को ऊपर रख लिया, इनको नीचे रख दिया, तो ऊपर वाली जाति है उनका, इनको क्या बोल दिया गया, उच्च जाति या फिर उत्कृष्ट जाति बोल दिया गया कि ये उच्च जाति वाले लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। नीच जाति वालों को ना तो कुएं से पानी पीने की इजाजत थी, ना मंदिर में जाने की इजाजत थी, किसानों को अपने मनमर्जी से अपने जो अनाज था, अन्न था, उनके लिए उनका भाव लगाने की आज़ादी थी। कुछ भी चीज़ नहीं, सब कुछ साहूकारों बड़े लोगों के हाथ में, उच्च जाति वाले लोगों, जिन्होंने अपने आप को बांट रखा, उच्च जाति के लोग अपनी मर्जी से काम करते थे, अपनी मर्जी से रहते थे। तो ये फर्क है। तो क्या कहते हैं, जिन्होंने इस सीढ़ी में अपने आप को उन्होंने ऊंची रखी, ऊंचा रखा अपने आप को, यहां पे लिखते ना ऊंचा रखा, जिन्होंने ऊंचा रखा अपने आप को, तो उच्च जाति या उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी में सबसे नीचे रखा गया उन्हें क्या कहते हैं, अछूत बोलते थे, अयोग्य बोलते थे, निकृष्ट बोलते थे, अछूत या फिर गंदा या अपवित्र बोलते थे। उनके साथ ऐसी प्रताड़ना की गई कि जिनकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते आज के टाइम में। पर आज हमें एक इसी अछूत जाति वाले माने जाने वाले व्यक्ति ने, जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया, एक दस्तावेज तैयार करके गए हैं जिनसे सब लोग एकदम बराबर है। अगर ऐसे अछूत जाति वाले अगर किसी ने इनके ऊपर भेदभाव करने की कोशिश की या फिर इनके ऊपर ताड़ित करने की कोशिश की, तो उनके लिए आपराधिक दंड बनाया गया है। आज के टाइम में राइट है उनके पास, ना तो उच्च जाति है ना नीच जाति है, सबके साथ बराबर राइट है। और संविधान में यह बोला गया है कि भाई जो नीची जाति वाले जो लोग हैं, जो
समाज में उनको विकास की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाइए। तो ये संविधान उनको जो कानून है अपना, वो उनको राइट देता है, और इन्हीं के द्वारा मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, और मौलिक अधिकार से ही मतलब पूरा मानव जीवन है वो चल रहा है, संसार चल रहा है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसके द्वारा पूरा भारत देश आज चल रहा है, और सब में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना बनी हुई है। बंधुत्व की भावना इतनी नहीं बनी, पर बनी हुई है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही है चीज। तो ये चीज है, तो इनको लिखो आप। आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे देखिए, समानता के लिए संघर्ष। इसमें क्या बोला गया है, देखो, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। इनका मतलब क्या है कि भाई पहले ऐसा नहीं है कि अपन ने मतलब जो संघर्ष किया हुआ था, जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष लड़ा था, सामने क्या था उनका, लड़ाई लड़ी थी उनके साथ, वो इसी कारण नहीं थी कि भाई केवल अंग्रेजों के साथ ही हो, अंग्रेज यहां से चले जाएं तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, नहीं। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था। महत्वपूर्ण कारण क्या था? ये था कि भाई जो समुदाय के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनको स्वतंत्रता मिले हर चीज़ को करने के लिए, अपने फैसले लेने के लिए, अपने त्यौहार बनाने के लिए, अपने आप को काम करने के लिए, अपने आप का वजूद बनाने के लिए उनको एक स्वतंत्रता मिले। भाई जैसे मतलब अगर फ्रांस की क्रांति हुई थी स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए, भाई समानता जरूरी है। पहले स्वतंत्र होने से पहले समानता जरूरी है। और समानता क्यों जरूरी है? क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता कोई वजूद नहीं है। अगर समानता नहीं रहेगी तो स्वतंत्रता का कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है स्वतंत्रता का। तो समानता होनी जरूरी है पहले, फिर उसके बाद में स्वतंत्रता होनी जरूरी है, और फिर बंधुत्व, भाईचारे की भावना होना जरूरी है। अगर आज के टाइम देखेंगे अपन, अंडमान निकोबार की तरफ देखेंगे, चाहे उत्तरी भारत की तरफ देखेंगे, वहां पे मतलब इतनी ज्यादा गरीबी है, और वहां पे भेदभाव बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई एक व्यक्ति, अगर वहां का व्यक्ति कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो वो बोल देते हैं कि देखो क्या कार्टून आया है, कितना बेकार आदमी है, गंदा आदमी है, पवित्र आदमी है। तो इस प्रकार से प्रताड़ना करते हैं आज के टाइम में भी। राजस्थान में कई जगह पे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे दलित लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के लिए संघर्ष यह था कि भाई हम पुरुषों के साथ में खड़े हों, या फिर ये बोलते कि शिक्षा का अधिकार के लिए वो लड़ी कि जैसे पुरुषों को शिक्षा का अधिकार, तो हमें भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। जो किसान थे उनका यह था कि भाई हम जो जमींदार होते हैं, ऊंची जाति वाले लोग होते हैं, जमींदार होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो किसानों को ब्याज दर के, मतलब ऊंची ब्याज दर पे रकम देते थे। तो वो रकम अपने हिसाब से वो ब्याज दर कम हो, अपना धन को वे कर सके अपने अनुसार, किसी जमींदार या किसी के फैसले का उनको पालन न करना पड़े। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें थी दलितों के लिए। पानी पीना कुएं से, वो सबसे एक बड़ा संघर्ष था। समानता थी, संघर्ष था उनके लिए। मंदिरों में जाने के लिए संघर्ष था, क्योंकि मंदिरों में जाने नहीं दिया मजदूरों को, इनको दलितों को, तो उनके लिए एक संघर्ष था वो। तो हर इंसान उस स्वतंत्र संग्राम में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनमें केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के ही संघर्ष नहीं था, उन्होंने सब चीजों का संघर्ष था, समानता का संघर्ष था। अगर इसको बोलो मैं सीधे शब्दों में, समानता का नहीं, इसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता का भी संघर्ष ये था, स्वतंत्रता का भी। तो इस प्रकार से जैसे अपन देखो इसको पढ़े टॉपिक, समानता के व्यवहार करने के लिए किया गया संघर्ष शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों को, किसानों को अपने जीवन की चिंता, गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ लड़ाई की। मतलब दलित होते थे, जो औरत होती थी, जनजातीय लोग, किसान होते थे, मजदूर होते थे, ये दबके रहते थे ऊंचे जाति वाले लोग, मतलब उनके इशारों पे इनको चलना पड़ता।
वो कहते वैसे ही करना पड़ता। तो एक तरीके से ये प्रताड़ित किए जा रहे थे बार 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 बार। तो इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष लड़ा। ठीक है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। भाई उनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। ये बोलते कि अगर ये मंदिर में आएंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ये सांस्कृतिक कारण नहीं थे, ये मानव निर्मित कारण थे। मानवों के द्वारा ही ऐसी कुरीतियां बनाई गई और उन्हीं के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर इन्होंने संघर्ष किया और आज के टाइम में हर व्यक्ति मंदिर में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी स्थान पे जा सकता है। ठीक है, महिलाओं संघर्ष किया और महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले, उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, उन्हें भी नौकरी करने का अवसर मिले, उन्हें भी समाज से बाहर निकलने का अवसर मिले। उन्होंने इस तरीके से संघर्ष किया। ठीक है, किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और ऊंची ब्याज दरों, जो किसान थे दलित थे, उन्होंने जमींदारों की ऊंची ब्याज दर की छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए इन्होंने संघर्ष किया और विजय पाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट आप। आगे देखिए, जैसे अपने पढ़ाई से है कि लोगों ने अलग अलग तरह के संघर्ष किए। दलितों ने संघर्ष किए, किसानों ने संघर्ष किए, महिलाओं ने संघर्ष किए, जनजातीय लोगों ने संघर्ष किए, किसी न किसी कारण से उन्होंने संघर्ष किए। ठीक है, देखो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, राष्ट्र राज्य बना। ठीक है, राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने सम्मान में व्याप्त कई तरह से असमानताओं पर विचार किया। भाई जो भारत में असमानताएं थी उन पर इन्होंने नेताओं ने क्या किया, विचार किया। जो संविधान के जो बनाने वाले जो अनुयायी थे और जो संविधान बनाने वाले जो सदस्य थे, उनकी कमेटी थी, उन्होंने असमानताओं पर विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने असमानताओं को इस दृष्टि से लोगों के ऊपर पेश किया कि वो असमानता कर ही ना सके, भेदभाव कर ही ना सके लोगों से, क्योंकि उनको जो असमानता करेगा उनको आपराधिक दंड दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान बना दिया गया, कानून बना दिया गया है कि कोई भी अगर भेदभाव करेगा तो उसको कानून के तहत अपराध दिया जाएगा। तो इस अपराध के डर से सबने भेदभाव करना बंद कर दिया। तो एक इस प्रकार से संविधान हमारा एक दस्तावेज मजबूत, ये फिर अपन बोल रहे हैं कि सपोर्टिव चीज है, सपोर्टिव ऐसा दस्तावेज बना दिया सब डॉक्टर बाबा राव अम्बेडकर साहब ने और उनकी कमेटी ने मिलके सबने, कि सभी लोग स्वतंत्र है, समानता का अधिकार है उनको और स्वतंत्र है पूरी तरीके से। ठीक है, देखो ऐसी दृष्टि है, लक्ष्य रखा जिसमें भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। क्या माना जाए? बराबर माना जाए। समानता का एक अहम मूल्य की तरह माना जाए, समानता को अहम मूल्य की तरह माना जाए। मतलब ये मूल्य तो है, ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने असमानता की तो उनको आपराधिक दंड दिया जाएगा। तो जो हम सभी भारतीयों को भारतीय के रूप में जोड़ती है। भाई अगर असमानता रहेगी तो लोग जुड़ेंगे नहीं, एक साथ खड़े नहीं होंगे, अनेकता में एकता नहीं आएगी। तो इस प्रकार से संविधान ने एक राइट दिया सभी लोगों को कि आप समान दृष्टि से रह सकते, समान दृष्टि से काम कर सकते, समान दृष्टि से जो चाहिए कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण बना और ये महत्वपूर्ण दस्तावेज बना या सपोर्टिव बना, जिसके तहत सारे लोग, भारत के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब के सब एक समान अधिकार से जीते हैं। चाहे वो दलित हो, चाहे वो ऊंची जाति का लोग हो, चाहे नीची जाति का लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, उसके समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता या किसी ने अस्पृश्यता का पालन किया
यानी छुआछूत। भाई बोलते थे ना कि भाई दलित लोग अगर ऊंची जाति वाला किसी भी वस्तु को छू लेते थे तो उसका मार मार के कचूमर बना देते थे, वहीं पे मार देते, उनको दम तोड़ देता वो मार खाते खाते। पर संविधान ने रे राइट दिया कि अगर किसी ने अगर छुआछूत की भावना रखी या छुआछूत किया तो उसको अपराध की तरह देखा जाएगा और कानूनी रूप से उसको क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा या दंडित किया जाएगा उस व्यक्ति को। और छुआछूत को खत्म कर दिया गया किसके तहत, संविधान के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत। ठीक है, आगे देखो, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद थे, नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली थी। भाई कोई भी व्यक्ति है वो अपनी पसंद से काम कर सकता है, अपनी पसंद से नौकरी कर सकता है, अपनी पसंद से जो चाहे वो कर सकता है, किसी के ऊपर कोई किसी भी तरह की पाबंदी नहीं थी। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। ठीक है, आगे इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे वाले पॉइंट और देखते हैं। देखो आगे, इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी भी डाली कि गरीबों और मुख्यधारा से अलग अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता का अधिकार फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। भाई संविधान ने ये जो नेता थे, जो सरकार थी, सरकार को ये विशेष प्रावधान दिया कि भाई जो भी मतलब समुदाय असमानता का जो शिकार होते आए हैं या जो समाज से उनको अलग कर दिया गया था, तो उनको एक विशेष, उनके लिए विशेष कदम उठाया जाए कि वो लोगों का सामना कर सके, उनके समान तरीके से मतलब बराबर खड़ा हो सके, या फिर अब जो लोग मतलब सभी नौकरियों में जा सके, अपने मनमर्जी से काम कर सके, तो उनको ऊंचा उठाया जाए, बराबर लाया जाए अन्य जातियों के मुकाबले। तो इस तरह से उनको मतलब प्रावधान दिए गए कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा ये चीजें। तो ये चीज संविधान ने अधिकार दिया, संविधान ने विशेष जिम्मेदारी दे दी है चीज की कि मुख्यधारा से जो अलग पड़ गए जो समुदाय हैं उनको समानता और अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष रूप से कदम उठाए जाएं। क्या उठाए जाएं? विशेष रूप से कदम उठाए जाएं। संविधान के लेखकों ने यह कहा कि विविधता की इज्जत, ये मेन बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये, विविधता की इज्जत। मतलब लोगों द्वारा क्या माने कि विविधता से ही भेदभाव आया है, पर एक्चुअल में विविधता से भेदभाव नहीं आया, ये मानव के द्वारा मानव निर्मित है भेदभाव तो। पर विविधता तो बहुत अच्छी चीज है कि भाई विविधता है कि मतलब अपने देश में सभी धर्म हैं, सभी प्रकार के लोग हैं, सभी प्रकार के रहने सहने वाले लोग हैं, तो वो देखेंगे तो वो एक बहुत सुंदर दृश्य है, ये बहुत सुंदर दृश्य है विविधता। इनको देखेंगे अपन तो बहुत सुंदर लगेगा ये चीज। बट लोग इसके कारण ही, एक मानसिकता के कारण, पूर्वाग्रह के कारण, रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण क्या कर दिया, इसको विविधता से क्या कर लिया, भेदभाव करने लग गए और असमानता करने लगे। और उसी के कारण इतनी ज्यादा लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा, उनको कष्ट भोगना पड़ा। ठीक है, तो विविधता से इज्जत करनी चाहिए, करना उसे मूल्यवान मानना से सुनिश्चित करने से बहुत महत्वपूर्ण कारक है। वही है कि मूल्यवान मानने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, विविधता की इज्जत करना। विविधता अपने समझा पिछले चैप्टर में कि विविधता बहुत कारणों से विविधता उत्पन्न हुई है अपने देश में, अलग अलग जगह से, अलग अलग कारणों से विविधता उत्पन्न हुई है। उत्तरी भारत में देखा, दक्षिण क्षेत्र में देखा, उत्तरी पूर्वी में देखो, चाहे दक्षिण पूर्वी में देख लो, पश्चिम में देख लो, उत्तर में देख लो, दक्षिण में, कहीं भी देखो तो बहुत अलग अपन को अलग अलग विविधता मिलेगी। सभी आठों धर्म के अनुयायी मिलेंगे वहां पे अपन को पूरे भारत में, इनको अपनाने वाले लोग मिलेंगे, उनकी संस्कृति वाले लोग मिलेंगे, तो हर तरीके के लोग मिलेंगे। तो ये कहा गया है कि विविधता की इज्जत करना चाहिए, ये बहुत अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छी चीज है ये। इनको मूल्यवान मानने से बहुत महत्वपूर्ण कारक ये है कि उनकी इज्जत करना चाहिए। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, उनकी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। भाई किसी की मतलब एक जाति को दूसरी जाति पे, या फिर एक समुदाय को दूसरे समुदाय पे, या फिर अपन बोल दें एक धर्म को दूसरे धर्म पे, ये थोपा नहीं जाएगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप हमारा वाला काम ही करेंगे, हम जो त्योहार मनाते हैं वही करना पड़ेगा, ये थोप नहीं सकते। तो उनको आजादी है इस चीज की, उनको आजादी दी गई, किसके द्वारा दी गई, संविधान के द्वारा दी गई।
आज आज़ादी है उनके पास, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य बनना चाहिए। मतलब जो भी अगर धर्म जो भी धर्म का लोग है वो अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार जो भी त्योहार बनाना चाहिए, जो भी भाषा बोलना चाहिए, जो भी किताबें पढ़ना चाहिए, जो वाक्य पढ़ना चाहिए, जो समान रूप से जो काम करना चाहिए वो कर सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये त्योहार नहीं बना सकते हो, आप यहाँ नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। तो यह संविधान के द्वारा, और उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। भाई सरकार को सभी धर्म बराबर मानने पड़ेंगे। अगर कोई बड़े पद पर नेता बैठा हुआ है, हिंदू का बैठा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए ही वो सोचे, मुस्लिम और अन्य जो 7 धर्म है उनके लिए ना सोचे, अन्य धर्मों के लिए ना सोचे। उनको अगर वो उस कुर्सी पे बैठे हैं या उस सरकार जो उस पद पे बैठे हैं जहां पे सरकार चलती है या फिर अपना देश चलता है, तो उस जगह उस पद का उनको सही उपयोग करना पड़ेगा और सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देनी पड़ेगी और सभी धर्मों के लिए काम करना पड़ेगा, आगे आने पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जोर दिया गया, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो इसको एक बार आप देखो। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा, संविधान के द्वारा ये प्रावधान दिए गए, या फिर एक तरीके से बोल दिया पर ये कानून दिए गए, नियम दिए गए कि इनके द्वारा बोला गया कि भाई एक भाषा, धर्म, त्योहार सबके लिए अनिवार्य बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर रूप से मानेगी। तो इसके लिए मतलब सरकार सभी धर्मों को बराबर रूप से मानेगी और सभी धर्मों को अपने अनुसार आजादी होगी। तो इससे क्या बनेगा? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा ना, तो ही अपना देश एक सुख और समृद्धि से रहेगा। और लोग क्या करेंगे? लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते रहेंगे, और जिससे क्या होगा? लोग हम इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे की क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। कितनी अच्छी बात होगी। संविधान ने कितना मतलब पूरे जीवन को बदल दिया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बोल रहे हैं कि इसलिए एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक रूप में देखा जाएगा, जिससे क्या होंगे? लोग इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे की इज्जत करेंगे। अगर किसी ने अपराध काम किया, उसको दंड मिलेगा, दंडनीय कानून के तहत, आपराधिक कानून के तहत दंड मिलेगा। तो ये संविधान ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत अच्छे प्रावधान दिए और उनके तहत पे अपना देश आज चल रहा है और सभी लोग समानता के अधिकार से जी रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो अपना चैप्टर वैसे यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। बस इसके बाद में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपन कुछ पॉइंट देखते हैं, उसके बाद अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 1956, जन्म कब हुआ इनका? 1896 में, और मृत्यु कब हुई? 1956 में, ठीक है। को भारतीय संविधान के पिता, इनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है, एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी, समुदाय के लिए, सम्मान के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। उनका महार जाति में जन्म हुआ, जो एक अछूत जाति मानी जाती थी। क्या मानी जाती? अछूत जाति मानी जाती थी। महार जाति के लोग इतने गरीब होते थे एकदम बिल्कुल, और उनके पास ना जमीन वगैरह थी, कुछ भी नहीं था खेती करने के लिए, जमीन नहीं थी। उनके बच्चों को वही काम करने पड़ते थे जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे मतलब ये गांव का पहाड़ है, यहाँ पे रहते थे बड़े लोग, उसके बाद में उसके मध्यम लोग, उसके बाद में किसान वगैरह, और उसके बाद में बाहर रहते थे जो ये अछूत जाति वाले माने जाते थे। तो बाहर मतलब बाहरी, गांव के बाहरी छोर पर ये रहते थे, ठीक है। और गांव के अंदर आने की इनको इजाज़त नहीं थी
अगर गांव के अंदर है कि किसी भी कारण अगर गांव के अंदर आ रहे हैं तो इनको पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी कमर पे और आगे टोकरा लेना पड़ता था कि थूक उनका जमीन पे ना पड़े और पीछे जो अगर कदम जो चल रहे हैं कदम उनके उस झाड़ू से मिट जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रताड़ित होते थे जो अछूत जाति वाले थे। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए कहाँ गए, ये इंग्लैंड गए। ठीक है, उन्होंने दलितों को अपने बच्चों के लिए स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन किया। दलितों को जो बच्चे थे, दलितों को क्या किया, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन किया कि भाई स्कूल भेजो और अपने जो समाज है, अपनी जाति है, उसको अच्छा ऊंचा वर्ग उठाओ, विकास करो उसका। तो इस प्रकार से प्रोत्साहन करते थे और ये काम किया। आगे और पॉइंट है इसके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे। चलो तो बात करते हैं आगे। और क्या किया भीमराव अम्बेडकर जी ने, दलितों को अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी को करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए, इस प्रताड़ना से बाहर निकल पाए। जो ऊंची जाति वाले लोग उनके ऊपर प्रताड़ना कर रहे थे, उनसे वो बाहर निकल पाए। ठीक है, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई बार प्रयास किए जा रहे थे। उनका नेतृत्व कौन करते थे, भीमराव अम्बेडकर जी करते थे। किसने किया नेतृत्व, भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। जो जाति प्रथा थी, जो उच्च जाति वाले लोग नीच जाति वाले लोगों से साथ बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ना करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, तो उनके खिलाफ क्या करना, लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अपन को लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न ही कुछ लोगों की, मतलब सारे संपूर्ण लोगों की इज्जत हो, चाहे वो नीच जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे कैसा व्यक्ति हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, काला हो गोरा हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो मोटा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, चाहे नीच जाति का हो उच्च जाति का हो, दलित हो किसान हो, कोई भी हो, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति है, तो उसकी समान तरीके से इज्जत हो, समानता हो उनके मध्य में, न कि कुछ लोगों की जिन्होंने अपनी धारणाओं के अनुसार बना लिया कि हम उच्च जाति के लोग हैं। ठीक है, तो क्योंकि जाति पर आधारित भेदभाव को केवल दलितों को कई बार गतिविधियों से वंचित रखा था, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता था, जबकि जो दूसरों को मिलता था उनको बिल्कुल सम्मान और आदर नहीं मिलता था, जो दूसरों को दूसरी जाति वालों को मिलता था। तो इस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत संघर्ष किया और इस भारत देश के लिए, इन दलित लोगों के लिए, इन किसान लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको इन चीज़ की जरूरत थी, और उनके खिलाफ पूरे देश के लिए उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया जिनको हम संविधान के नाम से जानते हैं। और इसी के अनुसार अपना पूरा देश का कानूनी रूप से संचार हो रहा है, विकास हो रहा है। तो आज का चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है और आगे वाले चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। राधे राधे।